हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। इन टू डीप इसका टाइटल है, शायद ये सेकंड वाला एडिटोरियल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन पे। लास्ट ईयर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया अपने लोन्स पे और उसके बाद अब आईएमएफ की मदद से श्रीलंका फिर अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आर्टिकल आपको बताएगा कि श्रीलंका की ट्रबल्स बहुत डीप हैं, बहुत गहरे पानी में फंसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। आर्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है, ग्रामर वोकैब पे भी आपको साथ साथ में ध्यान देना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। मन लगा के सीखो और 8 में से 8 मार्क्स को स्कोर करो। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी इन टू डीप। डीप मतलब गहरा, टू मतलब काफ़ी ज़्यादा, इन मतलब अंदर। कह रहे जी बहुत ज़्यादा अंदर गहरे में है। जितना आपको दिख रहा है ना श्रीलंका आसानी से बचेगा, आईएमएफ के सहारे फिर से खड़ा हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आईएमएफ के बियॉन्ड भी श्रीलंका को कई काम करने होंगे, वो आपको इस आर्टिकल में बताएगा। चलिए समझ गए ना। श्रीलंका की ट्रबल्स आर टू डीप। कह रहे श्रीलंकाज पार्टनर्स मस्ट हेल्प इट नेविगेट द डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक पैथ अहेड। कह रहे श्रीलंका के जो पार्टनर्स हैं, जिन लोगों ने श्रीलंका को कर्जा दिया हुआ है या श्रीलंका से प्यार प्रेम है, जैसे इंडिया, जापान, चाइना, यूएस, कह रहे इन पार्टनर्स को ना हेल्प करना होगा इसको, यानी कि श्रीलंका को। अच्छा, किस काम में भाई? नेविगेट करने में, गुजरने में। और किससे? बहुत ही मुश्किल इकोनॉमिक पाथ से, आर्थिक रास्ते से जो इसके आगे है, अहेड है। आगे बात समझ में। पाथ मतलब रास्ता, अहेड मतलब आगे। तो पार्टनर्स को हेल्प करना ही चाहिए, इट को यानी श्रीलंका को, कि कैसे भी करके अब जो इसके आगे इकोनॉमिक पाथ है बड़ा मुश्किल वाला, उससे ये नेविगेट करे, उससे ये गो थ्रू हो। नेविगेट करने का मतलब होता है किसी जगह से पूरी समझ के साथ निकलना। आपको पता हो कौन सी गली में क्या, कौन सी गली कौन सी सड़क पे मिलती है ना। जिस रास्ते पे आप पूरा अवेयर होकर के चलते हैं, वहाँ पे आप नेविगेट करते हैं। पार्टनर्स आपका सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्प उसकी वर्ब है। हेल्प के बाद में टू इन्फिनिटिव और वर्ब की बेस फॉर्म दोनों ठीक होते हैं। अगर मैं ऐसा लिखना चाहता, पार्टनर्स मस्ट हेल्प इट टू नेविगेट, तो भी ये सेंटेंस सही था। तो हेल्प के बाद में जिसकी मदद जिस काम में की जाए, चाहे तो वर्ब की टू इन्फिनिटिव में लिखें, चाहे बिना टू के सीधे सीधे वर्ब की बेस फॉर्म में लिख दें। ये वाला जो है आजकल मॉडर्न में ज़्यादा चल रहा है, और टू वाला भी सही है जो पहले की इंग्लिश में आता था। चलिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना सेशन को, अगर आपके लिए ये क्लासेस वैल्यूबल होती हैं तो। साथ ही आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं, ताकि अपने इसको वोकैब पढ़ लेंगे तो स्मूथली पढ़ सकें, है ना। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई टी ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए वो कैब शीट है अपनी, प्रिकेरियस से शुरू करना है। इनफैक्ट डेप्रिवेशन से शुरू करना है आज। कंटेंशियस पे हमने लास्ट जो है छोड़ा था। डेप्रिवेशन क्या होता है जी? वंचित होने की अवस्था, किसी चीज़ से डिप्राइव होने की स्टेज। अगर आपको शिक्षा नहीं मिली, देन यू हैव सीन नॉलेज डेप्रिवेशन या एजुकेशन डेप्रिवेशन। अगर किसी आदमी के पास डिग्निटी नहीं है, तो आप उसको उसकी डिग्निटी से डिप्राइव कर रहे हो, डिग्निटी डेप्रिवेशन उसको दे रहे हो, है ना। तो किसी भी चीज़ से वंचित होने की अवस्था डेप्रिवेशन कहलाती है। डेप्रिवेशन को जनरली पैसे से जोड़ा जाता है, तो पॉवर्टी तो इसका सिनोनिम बनने वाला है, गरीबी। इसको पेन्यूरी, डेस्टिट्यूशन या हार्डशिप भी बोलते हैं। आज हार्डशिप नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इकोनॉमिक प्रिवेशन या इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। आर्थिक अभाव जो हैं या आर्थिक मुश्किलें जो हैं, हार्डशिप्स जो हैं, अक्सर वो धकेल देती हैं गरीब लोगों को क्राइम की तरफ, गुनाह की तरफ। ठीक है, हार्डशिप वर्ड आर्टिकल में आएगा। मुश्किल का वक्त होता है हार्डशिप।
अगला वर्ड है प्रिकेरियस। हर वो चीज़ प्रिकेरियस है जो फुल ऑफ डेंजर्स है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है। द वर्ड इज इन अ प्रिकेरियस स्टेट अमिड एवर म्यूटेटिंग वायरस वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। दुनिया एक बहुत ही डेंजरस सी स्टेट में है, प्रिकेरियस स्टेट में है, और किसके चलते? हमेशा से म्यूटेट होते हुए वेरिएंट्स के चलते इस वायरस के। अब तो वायरस चला गया, लेकिन जब वायरस था तो दुनिया बड़ी प्रिकेरियस स्टेट में हुआ करती थी। पेरिलस, फ्रॉड, शेकी, अनस्टेबल सभी इसके सिनोनिम है। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वेरी डेंजरस इज प्रिकेरियस। अगला वर्ड है अंडरपिन। देखिए 3-4 वर्ड हैं अंडर से बनने वाले। अंडरपिन, अंडरगर्ड, किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट देना। और कैसे सपोर्ट देना? कि वो गिरने से बचे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट्स। लॉयर ने एक गवाह को, वकील ने एक विटनेस को पेश किया ताकि वो अपनी दलीलों को नीचे से सपोर्ट कर सके, अंडरपिन कर सके। समझ पा रहे हो ना? दलील को सपोर्ट करना मतलब दलील को प्रूव करना। जो आर्गुमेंट उसने दिया है उसको जज साहब के सामने कन्विंस करना जज साहब को। तो ये जो अंडरपिन वर्ड है, अंडरगर्ड वर्ड है, इन्हीं का सिनोनिम होता है शोर अप। शोर अप। आज इस सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। ये फ्रेजल वर्ब कैसे बनी है? शोर मतलब किनारा, समंदर का किनारा। अप मतलब ऊपर। अगर आप पानी में डूब जाएं और किसी बहाने या किसी चीज़ के जरिए वापस आप शोर पे अप आ जाएं, तो क्या हुआ जी? आपको सपोर्ट मिला है, आपको किसी का सहारा मिला है। शोर पे फिर से अप हो गए हैं डूबने के बाद, तो शोर अप करना किसी आदमी को डूबने से बचाना, है ना? ऐसे ही वर्ड्स याद किए जाते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही वर्ड्स बने हैं ना उसी तरीके से याद करने की कोशिश करो, फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और वर्ड है हमारे पास, सोर। सोर का मतलब होता है किसी चीज़ का तेजी से बढ़ना। जैसे प्राइसेस, दाम बढ़ गए किसी चीज़ के तो प्राइसेस आर सोरिंग। महंगाई बढ़ गई तो महंगाई सोरिंग। ये SOAR है, ध्यान रखना, SORE नहीं है। सोर का बिल्कुल उल्टा होता है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना, किसी चीज़ का तेजी से नीचे आना। एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोस्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। तेजी से बढ़ते हुए कच्चे तेल के दामों ने खड़ा कर दिया है, पोज कर दिया है एक चुनौती को दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के सामने, सेंट्रल बैंक्स के सामने, है ना? जैसे RBI है, फेडरल रिजर्व है, सबके सामने चैलेंज खड़ा हो गया है। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अब इसका एंटोनिम जरूर से याद रख लेना। प्लंज, नोज डाइव, किसी चीज़ का तेजी से गोता खाना, अचानक से गिरना। चलिए 2 वर्ड्स और हैं अपने पास। सेकंड लास्ट वर्ड है डिस्कम्फिचर। बहुत दिन बाद आया है। ये एक वन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसी एम्बेरसमेंट जो आपको अनसेटल कर दे। एक ऐसी शर्मनाक चीज़ जिसको सुन करके या सोच करके ही आपको, समझ गए ना, कम कभी छूट जाए, है ना? आपको लगे यार ये क्या हो गया। अनसेटलिंग सी जो है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग एरर में वर्ड आता है RRS आएगा एम्बेरसमेंट में। कन्फ्यूजन यही है ना कि क्या डबल, दोनों ही डबल आएंगे, R भी डबल, S भी डबल, है ना? ऐसे याद रखो जो है स्पेलिंग को। विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिसकम्फिचर इन लाइफ वन कैन नेवर टेस्ट सक्सेस। यहाँ सक्सेस करना है, ठीक है? सक्सेस कर लेंगे। बिना एक्सपीरियंस किए अनसेटलिंग एम्बेरसमेंट्स को कोई भी आदमी कभी भी सक्सेस को टेस्ट नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो सीधे सीधे सक्सेस को पा लेते हैं। जनरली हर आदमी एम्बेरसमेंट के फेज से गुजर के लास्ट में फाइनली सक्सीड होता है। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। डिसकम्पोजर, कंपोजर और डिसकंसर्टमेंट इसके सिनोनिम है एम्बेरसमेंट के। लास्ट आज की ईडियम है, नई मैंने ऐड कर दी है, टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर ये एक ईडियम है। इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट को, क्रिटिकल पड़ाव को या क्रिटिकल मोड को टर्न करना, वहाँ से गुजरना और आगे प्रोग्रेस करना। ये वो कॉर्नर है जो आपके लिए डिफिकल्ट कॉर्नर था, जिसमें आपको बहुत परेशानियां थी। अगर आप वहाँ से टर्न कर गए ना, तो परेशानियों वाले वक्त से भी गुजर करके आपने अपनी प्रोग्रेस को जो है मेक किया है। इवन आफ्टर गवर्नमेंट्स बेल आउट पैकेज एयर इंडिया फेल टू टर्न द कॉर्नर। यहाँ तक कि सरकार के बेल आउट पैकेज के बाद भी एयर इंडिया नाकामयाब रही टर्न द कॉर्नर करने में, मुश्किल वक्त से गुजरने में। तो सरकार ने खूब पैसा डाला था एयर इंडिया में, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को इसके बेचना ही पड़ा, है ना? टर्न द कॉर्नर नहीं कर पाई। ओवरकम, रिबाउंड, बाउंस बैक सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये फ्रेजल वर्ब या ये इडियम आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अब जल्दी से आर्टिकल पे आ जाइए। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये कि श्रीलंका जो कि लास्ट ईयर ही जिसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया था। बैंकरप्ट का मतलब समझते हैं ना, दिवालिया। इसने अपना दिवाला पीटा था। अब ये श्रीलंका जो है फिर से तैयार हो गया है पाँव पे खड़े होने के लिए अपने, विद द हेल्प ऑफ IMF से इसको कुछ 2.9 बिलियन के लोन्स मिल रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ के। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि श्रीलंका जो है ना IMF के सहारे पिछले 40 साल से चल रहा है
और अब इसकी हालत हो गई है बहुत बुरी, बैंकरप्सी वाली। और ये 2-3 बिलियन डॉलर्स भी इसको सेव नहीं कर सकते हैं, इससे भी पार इसको कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। इन्वेस्टमेंट को लाना होगा, लोगों को भरोसा दिलाना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बना के रखना होगा, अपने यहाँ कंट्री में शांति कायम करनी होगी। तो ये सारे जब मेजर्स उठाएगा ना, तभी ये छोटा मोटा जो पैकेज है इसको पाँव पे खड़ा होने में मदद करेगा। आज की टोन है सजेस्टिंग, श्रीलंका की सरकार के लिए सजेशंस हैं। साथ ही टोन है आज की एनालाइजिंग, श्रीलंका की ट्रबल्स को एनालाइज करके बता रहा है कितनी गहरी है। बिल्कुल कहानी सी है, एक छोटा सा समझ लो आप, है ना, स्टोरी है ये। अब फटाफट इसको स्टोरी की तरह ही पढ़ना है। कह रहे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स अप्रूवल ऑफ अ 48-month agreement with श्रीलंका, under the extended fund facility or EFF for a $2.9 billion package has been welcomed by Colombo and its creditors। लंबा है सेंटेंस, आगे और भी क्लोज मिलेंगे तो यहीं रुक जाते हैं। कह रहे जी जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो डूबते हुओं का सहारा है, श्रीलंका पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को बचाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है ये जो IMF का अप्रूवल आया है ना, और किसका, 48 महीने के एक अग्रीमेंट का, और किसके साथ, हमारे इस पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के साथ। और कैसे आया है अप्रूवल? ये अप्रूवल आया है जी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो स्कीम है IMF की, जिसको EFF भी बोलते हैं, जो है $2.9 बिलियन पैकेज की, इसके जो है अंडर में अप्रूवल आया है। कह रहे ये अप्रूवल जो है ना इस स्कीम के अंडर में, ये अप्रूवल वेलकम किया गया है पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में, हैज़ बिन वेलकम्ड, इसका स्वागत किया गया है। और किसके द्वारा भाई? ऑफ कोर्स श्रीलंका की जो है सरकार के द्वारा, यानी कोलंबो के द्वारा, और श्रीलंका के क्रेडिटर्स के द्वारा, उन लोगों ने जिन्होंने श्रीलंका को उधार दी हुई है, जो श्रीलंका को क्रेडिट देके बैठे हैं। तो श्रीलंका के जो मांगने वाले हैं और श्रीलंका खुद, दोनों ने वेलकम किया है इस अप्रूवल को। सेंटेंस समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ो, क्रेडिटर्स के लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा है हु प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे विल नाउ हैव टू कंक्लूड डेट स्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट्स विद। कह रहा है ये वही क्रेडिटर्स हैं, ये वही उधार देने वाले हैं, लेनदार हैं, जिनके साथ श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे अब विल नाउ कंक्लूड करना पड़ेगा। विल हैव टू कंक्लूड, हैज़ टू हैव टू आप जानते हैं, पड़ेगा वाली बात करता है, मजबूरी वाली, और कंक्लूड का मतलब होता है फाइनलाइज करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, फाइनल करना। कह रहे ये वही क्रेडिटर्स हैं, वही लेनदार हैं श्रीलंका के, जिनके साथ प्रेसिडेंट जो हैं अब उनको फाइनलाइज करना पड़ेगा अपने कर्जे के रीस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट्स को। रीस्ट्रक्चरिंग होती है फिर से स्ट्रक्चर बनाना। आपका कर्जा था मान लो 10,000 रुपये का, आप चुका नहीं पाए, 1,000 रुपये की आपकी EMI थी, फिर आपने रीस्ट्रक्चरिंग की, अपनी EMI को 500 रुपये कर लिया, अब थोड़ा और ब्याज देंगे, थोड़ा और ज़्यादा EMI देंगे, लेकिन कर्जा आप चुका देंगे। तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग किया करते हैं लोग अपने क्रेडिटर्स के साथ में, और इनको विक्रमसिंघे साहब को इनके साथ में ये करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना सेंटेंस? थोड़ी सी स्ट्रक्चर यहाँ पे टेढ़ी है, वो स्ट्रक्चर मैं आपको भी समझा दूंगा। ये हु विद कहाँ से आया है, मीनिंग आप निकाल लो। अप्रूवल सब्जेक्ट है, हैज़ बीन वेलकम्ड इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। अच्छा, प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है, और इनकी वर्ब है जी, एक सेकेंड, इनको मैं थोड़ा सा कर दूं ग्रीन कलर में, है ना। प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे दूसरा सब्जेक्ट है, और इनकी वर्ब है विल हैव। हैज़ टू हैव टू आपकी मजबूरी बताता है, कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइनल करना, फाइनलाइज करना। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हु, प्रेसिडेंट, अग्रीमेंट विद, ये स्ट्रक्चर क्या है? देखो जी, एक बहुत ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मली आप प्रेपोजिशन प्लस में होम लिखते हैं, प्रेपोजिशन प्लस में होम लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मली आप क्या करते हैं, प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड में शिफ्ट करके होम को हु में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अबाउट होम, किसके बारे में? अबाउट मतलब बारे में, होम मतलब किसके, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को मुझे थोड़ा इनफॉर्मल लिखना हो, जैसा इस आर्टिकल के ऑथर ने लिखा है, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं यहाँ लिखूंगा होम, होम, होम आर यू टॉकिंग, टॉकिंग अबाउट। ठीक है। अब देखो ये जो होम है ना, टेक्निकली होम ही आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रेपोजिशन लगी हुई है, वो आपने सेंटेंस के लास्ट में भले ही शिफ्ट कर दी हो, लेकिन होम से जुड़ी हुई है। अबाउट होम मतलब किस बारे में। लेकिन कुछ राइटर्स आजकल ऐसे केस के अंदर होम की जगह हु लिख देते हैं। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आज वही हुआ है। ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना के रखी है इस बंदे ने। इसने क्या किया, इसने ऐसा नहीं लिखा विद होम प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे विल हैव टू कंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग, क्रेडिटर्स विद होम
प्रेसिडेंट विल हैव टू कंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग, ऐसा नहीं लिखा, इसने लिख दिया क्रेडिटर्स हु प्रेसिडेंट विक्रम सिंघले हैव टू कंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद। समझ गए ना, यहाँ पे होम लिखना चाहिए था टेक्निकली अगर एसएससी बैंक की इंग्लिश बनाई जाए, और ये विद जो है ये यहाँ भी लगाया जा सकता था होम से बिल्कुल पहले। वैसे ही मनोज इज हर कजिन विद होम शी वेंट टू द पिकनिक यस्टरडे, मनोज उसका भाई है जिसके साथ वो कल पिकनिक पे गई थी। ठीक है, विद होम लगा हुआ है, आप विद को उठा सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये। दिक्कत यहाँ है कि अगर आप इसको इनफॉर्मल बनाना चाहें तो आप होम की जगह पे हु लिख देंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना, होम की जगह पे हु लिख देंगे, हु शी वेंट टू पिकनिक यस्टरडे विद। अब लास्ट वाला सभी को दे रहा हूं मैं एज अ क्विज, टू होम डिड यू चैलेंज, टू होम डिड यू चैलेंज। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लगा के और हु का होम बना के, या जो भी बनाना चाहते हो। ठीक है, टू होम डिड यू चैलेंज, आपने किसको चैलेंज दिया। सभी लोग कोशिश करना, देखो खुद बनाओगे तभी आएगा, मुझे तो आता है, मैंने तो 10 साल पहले सीख लिया था सब कुछ ये, है ना। अब वक्त है आपका सीखने का। डालो कमेंट्स में जितना भी बना पा रहे हो। कैरेट टेकिंग क्रेडिट फॉर सम ऑफ द हैवी लिफ्टिंग, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेड दैट इंडिया वाज द फर्स्ट श्रीलंकन बायलैटरल क्रेडिटर टू सपोर्ट द डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कह रहा है जी टेक करते हुए, लेते हुए, थोड़े क्रेडिट को, थोड़े श्रेय को, और किसके लिए, कुछ एक हैवी लिफ्टिंग के लिए, कुछ एक मुश्किल काम के हिस्से के लिए। हैवी लिफ्टिंग मतलब हार्ड जॉब, हार्ड वर्क, आपके जो है काम का सबसे मुश्किल पार्ट आपका हैवी लिफ्टिंग है। तो कह रहे जी इस मुश्किल काम को जिसको श्रीलंका ने कर दिखाया है अप्रूवल लेने का, उसके कुछ हिस्से का श्रेय लेते हुए इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, यानी कि जयशंकर साहब का मंत्रालय है, उस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि इंडिया जो है ना वो पहला श्रीलंकन बायलैटरल क्रेडिटर था, वो पहला श्रीलंका का दो तरफा लेनदार था, है ना। श्रीलंका और इंडिया जो है आपसी कनेक्शन में, बायलैटरल कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, और किस काम के लिए, सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के कर्जों के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को, है ना। इंडिया ने सबसे पहले आके बोला दुनिया को कि भाई श्रीलंका हमारा नेबर है, हमने भी पैसा दिया हुआ है, चलो इसके लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जाए। अच्छा, और क्या करने को, एंड टू प्रोवाइड अश्योरेंसेस टू IMF इन जनवरी, और दूसरा प्रोवाइड करने वाला अश्योरेंसेस को, भरोसे को, गारंटी को IMF नाम की इस एजेंसी को इसी साल की जनवरी में। तो श्रीलंका ने IMF को भी बोला कि हमारे हिसाब से तो आप इनको पैसा दे सकते हो, हम इस चीज़ की अश्योरेंस लेते हैं कि ये पैसे को अच्छे से यूज़ करेंगे। आगे बात समझ में। तो ऐसा क्रेडिट हमने लेने की कोशिश की क्योंकि इतनी हैवी लिफ्टिंग श्रीलंका की तरफ से हम करके बैठे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वर्ब है हैज सेड, इंडिया की वर्ब है वॉज, और कुछ देखने वाला है नहीं। इंडिया वॉज द फर्स्ट श्रीलंकन बायलैटरल क्रेडिटर टू सपोर्ट द डेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड टू प्रोवाइड द अश्योरेंसेस। दोनों चीजें इन्फिनेटिव जो हैं जुड़े हुए हैं, है ना, एंड कंजंक्शन से। कह रहा है जी सिंस लास्ट ईयर न्यू दिल्ली हैज बीन अ की पार्ट ऑफ श्रीलंकाज सपोर्ट स्ट्रक्चर। कह रहा है जी पिछले साल से ही नई दिल्ली जो है, भारत जो है, वो रही है, हैज बिन, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा श्रीलंका की सपोर्ट की स्ट्रक्चर का, जिस स्ट्रक्चर पे श्रीलंका अभी भी तैर रहा है, डूबने से बचा हुआ है। तो लास्ट ईयर से ही हमने तैरा रखा है श्रीलंका को, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम। कह रहा है जी कैसे, अपीलिंग ऑन इट्स बिहाफ टू द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एक्सटेंडिंग 4 बिलियन पैकेज इंक्लूडिंग क्रेडिट लाइन्स, लोन्स एंड डेट डेफरल्स, एंड रेजिंग द इशू ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी एट द मल्टीलेटरल स्फीयर इंक्लूडिंग द G20। तो हमने इसकी नाव कैसे डूबने से बचाई है, ये 4 काम करके। पहला काम है अपील करके श्रीलंका की तरफ से ऑन इट्स बिहाफ IMF को और वर्ल्ड बैंक को। दूसरा काम ये है कि एक्सटेंड करके $4 बिलियन का एक पैकेज जिसमें क्रेडिट लाइंस भी हैं। क्रेडिट लाइंस का मतलब होता है उधार की लाइंस, आज उधार लो 25 साल बाद दे देना, समझ पा रहे हो, ऐसी क्रेडिट लाइंस बोलते हैं। उधार में कुछ सामान ले लो हमसे, है ना। तो $4 बिलियन तो हम दे ही चुके हैं पिछले 1 साल में श्रीलंका को। तीसरा काम उन्हें क्या किया, लोन्स एंड डेट डेफरल्स किए। डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, और लोन और डेट आप जानते हैं। तो जो पुराने उधार थे उनको भी हमने पोस्टपोन कर दिया कि बाद में दे देना जब आपके पास पैसा हो। और चौथा, हमने रेज भी किया इशू को डेट की सस्टेनेबिलिटी के कई सारे इंटरनेशनल मल्टीलेटरल स्फीयर में, डोमेन में, दायरों में, जिसमें शामिल है G20। डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है डेट कितना सस्टेनेबल है। चाइना जैसी कंट्रीज दुनिया भर में डेट बांट रही हैं और बाद में वो कंट्रीज डिफॉल्ट करती हैं। तो डेट की सस्टेनेबिलिटी के इशू को भी हमने उठाया दुनिया भर में कि देखो चाइना क्या कर रहा है। आगे बात समझ में। चलिए, लंबा सेंटेंस है लेकिन कोशिश की है मैंने आपको पीस बाय पीस कहानी की तरह आपको बताया जाए। नई दिल्ली ने
नाव को डूबने से बचाया हुआ है ये चार काम करके। दिल्ली की वर्ब है हैज़ बीन, बिहाफ मतलब तरफ से, किसी की साइड से, किसी के अकाउंट से। डेफरल मतलब पोस्टपोनमेंट, एक्सटेंशन। सस्टेनेबिलिटी किसी चीज़ का टिकाऊपना या फिजिबिलिटी, है ना। चाइना जैसी कंट्रीज से डेट लेना, है ना, और डेट ट्रैप में फंसना अपनी ग्रेव खोदने जैसा है, अपनी कवर में खुद जाके बैठने जैसा है। श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, चाहे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो। कह रहे चाइना श्रीलंका's biggest bilateral creditor and Japan, part of the Paris Club of International Financiers, did not move as quickly, which held up the IMF announcement. अब देखो इंडिया ने तो बहुत कोशिशें की, लेकिन इंडिया के साथ साथ श्रीलंका के कई और लेनदार भी थे, जैसे कि चाइना और जापान। कह रहे जो चाइना है जो श्रीलंका का सबसे बड़ा लेनदार है, सबसे ज़्यादा उधारी जिसने दे रखी है चाइना ने, और जो जापान है जो एक पेरिस क्लब नाम की इंटरनेशनल फाइनेंशियल की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो कि दुनिया भर के देशों को दान चंदा देती है या लोन्स देती है। कह रहा है ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है ना, ये मूव नहीं किए इतना तेजी से, ये हरकत में नहीं आए उतना फास्ट जितना फास्ट इंडिया आया था। और कह रहे ये वही चीज़ है विच जिसने हेल्ड अप किया, जिसने रोके रखा, जिसने पोस्टपोन करके रखा आईएमएफ की इस अनाउंसमेंट को, आईएमएफ के इस ऐलान को। आगे बात समझ में? तो चाइना जापान के सुस्ती दिखाने की वजह से आईएमएफ का पैकेज आने में 1 साल लग गया, क्योंकि इंडिया के एफर्ट्स की वजह से आईएमएफ का पैकेज जो है अनाउंस हो पाया। चाइना जापान दोनों की वर्ब है डिड नॉट मूव, क्विकली मतलब तेजी से, इन अ क्विक मैनर। विच की वर्ब है हेल्ड अप, विच आया इस पूरे क्लोज के लिए, इनफैक्ट क्लोज के लिए नहीं, इस बात के लिए। चाइना और जापान का तेजी से मूव ना करना ही हेल्ड अप करके बैठा था आईएमएफ की अनाउंसमेंट को, है ना। तो विच जो है इस पूरी बात के लिए आया। हेल्ड अप करना किसी चीज़ को पकड़े रखना, होल्ड अप करना, होल्ड बैक करना, डिले करना। चलो कह रहे जी अनाउंसिंग द फर्स्ट ट्रांच ऑफ 330 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स ऑन ट्यूसडे, मिस्टर विक्रम सिंघले सेड दैट द की मैसेज was to assure other lenders about श्रीलंका's capacity to service its debt। कह रहे जी अनाउंस करते हुए पहली किस्त को 330 मिलियन डॉलर की ट्यूसडे को, तो पहली किस्त इनको मिलने वाली है 2.8 बिलियन डॉलर्स में से। देखो 1 बिलियन डॉलर मतलब 1000 मिलियन, 2.8 बिलियन है तो मतलब 2800 मिलियन इनको यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स मिलेंगे। तो 2800 मिलियन में से 330 मिलियन की पहले इनको ट्रांस मिली है, यानी किस्त मिली है। तो कह रहे जी अपनी पहली किस्त को अनाउंस करते हुए मंगलवार को विक्रम सिंघले साहब ने, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अब तो पैसा आ चुका है हाथ में। ये कहा कि अब उनका की मैसेज यही है, सबसे बड़ा संदेशा यही है, वो ये था कि अश्योर किया जाए, भरोसा दिलाया जाए दूसरे लेंडर्स को, दूसरे लेनदारों को। और किस बारे में? अबाउट लगा के बता रहा है, श्रीलंका की कैपेसिटी के बारे में, ताकत के बारे में, जो है सर्विस करने की अपने डेट को, जो है किस्तें चुकाने की अपने लोन की। ठीक है, 330 मिलियन डॉलर हाथ में आते ही इन्होंने ये बोल दिया कि देखो पैसा आ गया है, अब सब लोग जो है पैनिक मत करो, हम सबका पैसा धीरे धीरे करके वापस करेंगे। एंड पोटेंशियली इनेबल इट टू एक्सेस अबाउट 7 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द आईएमएफ। और दूसरा इनका ये भी पैगाम था, ये भी मैसेज था कि ये इनेबल हो जाएंगे, ये चीज़ जो इनेबल कर देगी श्रीलंका को कि ये एक्सेस कर पाए, ये पहुंच रख पाए लगभग 7 बिलियन डॉलर को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं से, और इसी आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ठीक है, तो ये दोनों मैसेज जो थे विक्रम सिंघले साहब ने दिए। लंबे सेंटेंस है लेकिन आसान है, छोटे छोटे अपने पीस करके पढ़ रहे हैं। सिंघले साहब की वर्ब है सेड, मैसेज की वर्ब है वॉज, मैसेज वॉज टू अश्योर। अच्छा, पोटेंशियली मतलब होता है संभावित तौर पे, इन अ पोटेंशियल मैनर, या प्रोबेबली या पॉसिबली भी इसको बोल सकते हैं। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सम क्रेडिट इज ड्यू टू मिस्टर विक्रम सिंघले एंड हिज कैबिनेट हु हैव स्टेबलाइज्ड अ फ्यू इंडिकेटर्स सिंस कमिंग टू पावर इन चैलेंजिंग टाइम्स लास्ट ईयर। कह रहे थोड़ा क्रेडिट तो ड्यू है, थोड़ा श्रेय तो दिया जाना चाहिए। क्रेडिट ड्यू होना मतलब श्रेय दिया जाना, तो थोड़ा श्रेय तो दिया जाना चाहिए विक्रम सिंघले साहब को और उनके मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को, जिन लोगों ने मिलकर स्टेबलाइज किया, स्थिर बनाया, स्टेबिलिटी दी थोड़े इंडिकेटर्स को श्रीलंका में। और कब से? जब से ये लोग पावर में आए हैं, चैलेंजिंग टाइम में, चुनौती भरे वक्त में, पिछले साल लास्ट ईयर। तो इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स को स्टेबलाइज किया हुआ। इंडिकेटर्स मतलब कंट्री की हालत से रिलेटेड कुछ जो है आंकड़े, जैसे कोई इंडिकेटर हो सकता है जीडीपी ग्रोथ का, कोई इंडिकेटर हो सकता है इन्फ्लेशन का, है ना। तो कुछ आंकड़ों को इन्होंने स्टेबलाइज कर दिया श्रीलंका में, थोड़ा सा उसको नॉर्मल हालात में लाने की इन्होंने कोशिश की है। क्रेडिट की वर्ब है इज
हु की वर्ब है हैव स्टेबलाइज्ड। हु आया विक्रम सिंघले और उनकी कैबिनेट के लिए। कैबिनेट यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो पीपल के लिए हु लगाया जाता है। कैबिनेट में लोग ही बैठे हैं ना, मंत्री बैठे हैं, तो हु इसलिए अपन ने यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा और क्या श्रीलंका को करना चाहिए। कह रहा है जी हाउएवर द IMF डिसीजन इज नो मैजिक पिल। कह रहा है हालांकि जो IMF का डिसीजन है ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये कोई जादू की गोली नहीं है। कह रहा है दिस इज श्रीलंकास 17th IMF बेल आउट एंड द थर्ड इन द पास्ट डेकेड्स। कह रहा है ये श्रीलंका का 17वां IMF का बेल आउट है और तीसरा है पिछले ही डेकेड में, पिछले 10 सालों में। तो कुछ नया नहीं है, श्रीलंका 17 बार IMF से पैसा ले चुका है पिछले 30-40 सालों के अंदर। बेल आउट क्या होता है भाई, इस वर्ड को ब्रेक कर देते हैं। बेल मतलब जमानत, आउट मतलब बाहर, वो चीज़ जो आपको जमानत पे बाहर आने के लिए हेल्प करे। बेल आउट वो पैकेज होता है, वो तोहफा होता है आपके लिए हेल्प का, जिसके सहारे कोई कंट्री बैंकरप्सी से बाहर निकलती है, कोई कंट्री या कोई भी कंपनी। आ रही बात समझ में? एकदम बेल से आप बेल करवा के आपको आउट निकाला है, बहुत मुश्किल वाले वक्त से आपको बचाने की कोशिश की है। यही होते हैं बेल आउट पैकेज, पैसे के पैकेज होते हैं बेल आउट पैकेज। कह रहा है द IMF लोन ऑल्सो कम्स विद अ नंबर ऑफ कंडीशंस विच विल कॉज मोर हार्डशिप्स एंड मेक द गवर्नमेंट दैट हैज अबाउट 10% अप्रूवल रेटिंग्स मोर अनपॉपुलर। कह रहे जो IMF का लोन है ना, ये मैजिक पिल नहीं है, ये एक हार्ड पिल है। ये लोन जो है आता है बहुत सारी कंडीशंस के साथ। ऐसे नहीं है आपने लोन ले लिया और बस शांति से अपना जो है सुख शांति से चला रहे हो। IMF की बातें भी माननी पड़ती है, कंडीशन भी लगाता है IMF। और कह रहा है ये वही कंडीशन है जो कोज करेंगी, जो कारण बनेगी और ज़्यादा मुश्किलों का, हार्डशिप्स का वहाँ के लोगों के लिए। और ये वही कंडीशन है एंड जो बनाएंगी वहाँ की गवर्नमेंट को और ज़्यादा अनपॉपुलर और ज़्यादा बदनाम। और ये कौन सी गवर्नमेंट है भाई? दैट हैज़ अबाउट 10% अप्रूवल रेटिंग्स। ये वही सरकार है जिसको सिर्फ 10% लोग अप्रूव करते हैं, 90% लोग श्रीलंका के जिसके खिलाफ हैं। तो इलेक्शन वहाँ हो नहीं रहे, बस ये सरकार बैठी है और लोग चाहते हैं इसको हटाया जाए। तो IMF का पैकेज आएगा ना, तो IMF उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगाएगा, बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, टैक्स बढ़ा दो। तो लोग और ज़्यादा परेशान ही होंगे इस पैकेज से और वहाँ की सरकार को और ज़्यादा गालियाँ देंगे, सरकार अनपॉपुलर होने वाली है। लोन की वर्ब है कम्स, विच की वर्ब है विल कोज, विच आया है कंडीशंस के लिए, विच की दूसरी वर्ब है विल मेक। कंडीशंस विल कोज हार्डशिप्स एंड कंडीशंस विल मेक द गवर्नमेंट अनपॉपुलर। दैट आया सरकार के लिए, दैट की वर्ब है हैज। गवर्नमेंट सिंगुलर है इसीलिए दैट ने वर्ब को भी सिंगुलर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकली दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ में कॉमास नहीं लेता। टेक्निकली बता रहा हूँ, पंक्चुएशन का साइन है ना। दैट रिलेटिव प्रोनाउन से ना पहले ना उस क्लोज के बाद वाला कॉमा आपको लगाना चाहिए। चलिए कह रहा है एडिंग टू इट्स डिसकम्फिचर इज द IMF डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पोस्टपोन लोकल इलेक्शंस सेइंग इट हैड मेड नो पॉलिटिकल स्टिपुलेशंस। कह रहा है जी ऐड करने वाला, एडिंग, और किस में? इसके डिसकम्फिचर में, इसकी एम्बेरसमेंट में। कह रहा है जी इसकी एम्बेरसमेंट में ऐड करने वाली जो चीज़ है ना, वो है IMF का डिस्टेंस कर लेना खुद को, वो है IMF का दूर कर लेना अपने आप को। और किससे? गवर्नमेंट के डिसीजन से वहाँ की, और जो डिसीजन है पोस्टपोन करने का वहाँ के लोकल चुनावों को। तो गवर्नमेंट वहाँ चुनाव नहीं करवा रही और गवर्नमेंट ने ये बोला कि IMF ने बोला चुनाव मत करवाओ। ऐसा हुआ होगा, है ना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। फिर IMF ने बोला भाई हमने कुछ नहीं बोला, ये सरकार खुद अपने हिसाब से करना चाह रही है। तो कह रहे हैं जी इसकी मुश्किलों में, इसके एम्बेरसमेंट में बढ़ाने वाली चीज़ ये है कि IMF ने डिस्टेंस कर लिया, दूर कर लिया अपने आप को सरकार के चुनाव को पोस्टपोन करने के डिसीजन से। और कैसे किया दूर भाई? सेइंग इट हैड मेड नो पॉलिटिकल स्टिपुलेशंस। ऐसा कहते हुए कि IMF ने कोई भी पॉलिटिकल स्टिपुलेशन नहीं बनाई है, कोई भी राजनीतिक शर्त इसके सामने नहीं रखी है। IMF शर्तें रखता है आपके सामने कि इतना टैक्स बढ़ाओगे, इतनी सब्सिडी बंद करोगे। तो IMF ने बोला भाई इलेक्शन पे तो हमारी कोई शर्त नहीं थी, करवाना है तो सरकार करवा सकती है। चलो अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब बना हुआ है। कैसे बना हुआ भाई? एडिंग जो है ना, एडिंग ये है ऐड करने वाला, यानी कि एक एडजेक्टिव, वर्ब की ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से शुरू हुआ है। अगर आप इस सेंटेंस को सही तरीके से देखो तो सब्जेक्ट है यहाँ पे डिस्टेंसिंग, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसको कलर भी दे देता हूँ, डिस्टेंसिंग। IMF डिस्टेंसिंग इज एडिंग टू इट्स डिस्कम्फिचर।
आ रही है बात समझ में। और IMF जो है ना इस डिस्टेंसिंग नाम के जीरेंट का सब्जेक्ट है, टेक्निकली इसको आप पजेसिव में रख सकते थे। IMF's distancing is adding to its discomfiture। आगे बात समझ में। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है आर्टिकल के। जो आजकल एडिटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो अपने समझ के ना खुद के स्टाइल्स डेवलप करते हैं, तो ये उन्हीं स्टाइल्स का हिस्सा है इस तरह के सेंटेंस। जनरली आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इट की वर्ब है हैड मेड, इट आया है IMF के लिए। स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन या प्रोविजन। डिस्कम्फिचर एक वन वर्ड है, आज के क्विज में आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है इन इट्स रिपोर्ट द IMF कॉल्स द रिस्क टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम एज एक्सेप्शनली हाई। कह रहा है अपनी रिपोर्ट में इस IMF ने कॉल किया है, बुलाया है उन रिस्क को, उन जोखमों को जो है इम्प्लीमेंट करने का इस IMF के प्रोग्राम को। और कैसे बुलाया है? इसको बुलाया है एक्सेप्शनली हाई, बहुत ही ज़्यादा। IMF ने ये बोला भाई जो रिस्क हम उठा रहे हैं ना श्रीलंका के फटे में टांग अड़ा के, इसको 70वीं बार पैसे दे करके, कह रहा है हमारे हिसाब से रिस्क बड़ा तेज, बड़ा हाई है, हमें नहीं लगता ये पैसा वापस आएगा। बात समझ रहे हो? IMF खुद लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में। और फिर क्या कहता है IMF? दूसरा काम क्या करता है? इसके इस रिस्क को एक्सेप्शनली हाई कॉल करके IMF रिफर्स टू श्रीलंका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स एज वीक। ये IMF रिफर भी करता है, ये IMF इशारा भी करता है श्रीलंका के ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ, पास हिस्ट्री की तरफ, जो है इम्प्लीमेंट करने की सुधार के सिस्टम्स को। और कैसे रिफर करता है? कमज़ोर बता के। IMF यही बोलता है कि श्रीलंका पैसे तो लेता है लेकिन बाद में सुधार करने के वक्त कमज़ोर पड़ जाता है। और तीसरा काम क्या करता है? एंड कॉल्स फॉर अ कंटीजेंसी प्लान्स इन केस देयर इज अ डीपर क्राइसिस इंड्यूस्ड बाय वीक मार्केट इंडिकेटर्स। IMF श्रीलंका को कॉल फॉर भी करता है, श्रीलंका को डिमांड भी करता है कि वो कंटीजेंसी प्लान बनाए। कंटीजेंसी प्लान्स मतलब प्लान बी, ठीक है? तो वो दूसरा प्लान भी बनाए अगर इस केस में, इन केस कोई डीपर क्राइसिस आ जाता है, कोई और गहरी चुनौती आ जाती है जो इंड्यूस्ड बाय हो, जो भड़काई गई हो वीक मार्केट इंडिकेटर्स के द्वारा, कमज़ोर पड़ते हुए बाजारों के द्वारा। आई बात समझ में? लंबा सेंटेंस है लेकिन छोटे छोटे पीस किए हैं। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। 3 चीज़ें IMF ने बोली हैं। पहली चीज़ IMF ने ये बोली है हमारे हिसाब से पैसा वापस नहीं आएगा, जो हम पैसा दे रहे हैं ना रिस्क एक्सेप्शनली हाई है हमारे हिसाब से। फिर IMF ने क्या बोला? इसने बोला श्रीलंका को कि आपका जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना हमारे हिसाब से बड़ा कमज़ोर है, पैसा लेने के बाद आप काम नहीं करते हो, अपना जो रिफॉर्म्स का जो हम बोलते हैं वो आप कर नहीं पाते हो ठीक से। 17 बार आपको पैसा दे चुके हैं। फिर क्या बोलता है IMF? तीसरी चीज़ ये बोलता है कि अपना प्लान भी बना करके चलना, हमारे पैसे के ऊपर रिलाई मत करना। अगर कोई और गहरा क्राइसिस आ गया, दुनिया में मंदी वंदी आ गई, कोई वीक मार्केट इंडिकेटर्स की वजह से कुछ हुआ, तो आपको प्लान बी को इम्प्लीमेंट करना होगा। चलो तीनों वर्ब्स बता देते हैं IMF की। पहली है कॉल्स, दूसरी है रिफर्स, तीसरी है कॉल्स फॉर। एक्सेप्शनली हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा, रिफर के बाद में हमेशा टू लगा हुआ देखेंगे। क्राइसिस की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। सेंटेंस में एक टेक्निकल एरर भी है जो आपको बता देते हैं। कॉल वर्ब अपने साथ में एज को नहीं लेती है ना, तो ये एज को यहाँ पे टेक्निकली नहीं रखना जो है जाना चाहिए। कॉल वर्ब, इलेक्ट वर्ब, अपॉइंट वर्ब, कंसीडर वर्ब, ये सारी वर्ब्स बिना एज के आती हैं। कह रहे अपार्ट फ्रॉम ग्रैपलिंग विद सोरिंग। आप सोचते होंगे ना ये सर एडिटर इतनी गलतियाँ क्यों कर रहा है? ये ग्रामेरियंस नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ को। इनका काम है अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करना जितना पॉसिबल हो सके अच्छी लैंग्वेज में, है ना। ग्रामेरियन का तो काम हमारा है ग्रामर को पढ़ना, है ना, SSC बैंक के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना। तो ये एरर्स इसलिए हमें पकड़ में आती हैं, आपको भी आनी चाहिए। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम ग्रैपलिंग विद सोरिंग इन्फ्लेशन, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड इनवाइटिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट क्रेडिटर्स आर सेटिस्फाइड विद इट्स डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। कह रहे साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम मतलब इस चीज़ के साथ ही साथ, बिसाइड्स। कह रहे साथ ही साथ ग्रैपल विद करने के, निपटने के, और किससे भाई? सोर करते हुए इन्फ्लेशन से, तेज होती हुई महंगाई से। अच्छा, और किस चीज़ के? स्टिमुलेट करने के, ग्रोथ को भड़काने के या मोटिवेट करने के, वहाँ की विकास की दर को। और तीसरी चीज़ ये कि इनवाइट करने के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, दुनिया भर से निवेश को। कह रहे हैं इन तीनों काम को तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ में अपार्ट फ्रॉम वहाँ की जो सरकार है ना उसको इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए दैट वो ये कि श्रीलंका के जितने भी लेनदार हैं, श्रीलंका से जो पैसा मांगते हैं, वो सभी के सभी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। किसके साथ भाई? इसके डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के साथ में, जिस प्रोसेस में श्रीलंका अपने कर्जों की EMI को रीस्ट्रक्चर कर रहा है। एंड नो वन एक्यूजेस इज ऑफ
इड ऑफ साइड डील्स। और कोई भी क्रेडिटर जो है इसका, वो इसको अक्यूज नहीं करता है, इस पर आरोप नहीं लगाता है साइड डील्स का। साइड डील मतलब साइड में लेके डील कर लिया आपने, इंडिया का पैसा पहले चुका दिया और जापान का पैसा बाकी रख लिया, थोड़ा सा पैसा आया था वो चाइना को दे दिया। तो साइड डील्स का कोई एक्विजिशन इस पे ना लगे, सबके साथ बराबरी का, समझ गए ना, ये जो व्यवहार हो। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट एंश्योर, एंश्योर क्या करना है, क्रेडिटर्स की वर्ब है आर। नो वन मतलब कोई भी नहीं, इसकी वर्ब है अक्यूजेस। अक्यूज का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना। सोरिंग मतलब तेज बढ़ता हुआ, रैपिडली राइज करता हुआ। स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, किसी चीज़ को कैसे भी करके प्रेरित करना, है ना, लेकर के आना। ग्रैपल विद का मतलब होता है निपटना। ये सारे वर्ड्स, सारी फ्रेजल वर्ब्स निपटने की सिनोनिम्स हैं। ग्रैपल विद, डील विद, कंटेंड विद, पुट अप विद, कॉप विद, टैकल विद। ध्यान क्या देना है, टैकल के साथ में विद नहीं लगेगा, टैकल बिना विद के आता है, मीनिंग इसका वही है। पुट के साथ में अप लगेगा और कोप के साथ में अप नहीं लगेगा। कुछ लोग लिखते हैं कॉप अप विद, गलत है। इंग्लिश में कॉप अप विद नाम का कोई वर्ड नहीं है, कोई फ्रेज नहीं है, कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है ना, कॉप विद। चलो 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, फटाफट करवा लेते हैं। अक्यूज आप जानते हैं अपने साथ ऑफ लेता है, और ये सारे वर्ड्स चार्ज, ब्लेम, कॉन्विक्ट, एक्विट, एक्सोनरेट, ये सभी के सभी वर्ड्स रिलेटेड हैं क्राइम और पनिशमेंट से। तो अक्यूज की तो ऑफ हो गई, बाकी सभी की क्या फ्रेजल वर्ब, क्या फिक्स प्रीपोजिशन आप बता सकते हो? सबको आना चाहिए, ढेर बार, ढेरों सारी बार कर चुके हैं इसको अपने, है ना, कम से कम 50 बार हो चुका है पिछले 1 साल में। देखो इसका सीधा सा तरीका है, इन सब के साथ आप ऑफ ही माने बाय डिफ़ॉल्ट, इन सब के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑफ को रखें। और चेंज किसके साथ करना है, चेंज करना है आपको चार्ज के साथ में, ठीक है। ब्लेम के साथ में फोर आता है, कॉन्विक्ट के साथ में ऑफ आता है, एक्विट के साथ भी ऑफ आता है, एक्सोनरेट के साथ भी ऑफ आता है, साथ में फ्रॉम भी लगाया जाता है। दोनों ही आते हैं, फ्रॉम को थोड़ा प्रीफर ज़्यादा करते हैं, ऑफ को कम करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है याद रखने का, बाकी जो आपके तरीके से याद रख सको उस तरीके से याद रखना। ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कुछ स्पेशल जो वर्ड्स हैं जिनका पैसिव बनाते हुए आप बाय नहीं लगाते हैं। कैसे कि, जैसे कि ये अपनी बेसिक वाली जो प्लेलिस्ट है उसी की PDF आपको दिखा रहा हूँ। जनरली आप जब भी पैसिव बनाते हैं तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा ही होता है ना, बाय लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय के साथ में सब्जेक्ट को लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में बाय नहीं लगाना है पैसिव बनाते हुए। जैसे कि अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब है चिंतित, किसी चीज़ के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो ना, अचानक से परेशान हो जाते हो, अलार्म के साथ में बाय ना लगेगा बल्कि इसके साथ लगेगा एट। नॉन, नॉन के साथ में लगेगा टू। जैसे आपने बोला ही नोज मी, पैसिव बना रहे हो, आई एम नोन बाय हिम नहीं लगेगा, आई एम नोन टू हिम लगेगा, क्योंकि नो वर्ब पैसिव में अपने बाद में टू लेती है ना कि बाय लेती है। तो ये स्पेशल वर्ब्स आपको याद रखनी है, 5 ही हैं, अलार्म, नॉन, इसके बाद में प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब खुश, इसके साथ में भी विद आता है। उसके बाद में सेटिस्फाइड, इसके साथ में भी विद आता है, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, इसके बाद में एट आता है। कंटेन्ड का मतलब होता है कंटेन किया हुआ, अंदर रखा हुआ, जैसे जार में मिल्क है तो वो कंटेन्ड है, कंटेन्ड के साथ में इन आता है। तो इन सारी वर्ब्स को ध्यान रखना है, प्लीज्ड, कंटेन्ड, अमेज्ड, सेटिस्फाइड, नॉन और अलार्म्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बाकी आपको इसको बेसिक में अच्छे से करवा दिया एक्टिव पैसिव वाली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा हुआ है। सेटिस्फाइड के साथ में ना, सेटिस्फाइड के साथ में बाय नहीं लगाया बल्कि विद लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे श्रीलंका अपीयर्स कमिटेड टू टर्निंग द कॉर्नर एंड इज मेंडिंग फेंसिंग विद एवरी इंटरनेशनल प्लेयर इंगेज्ड इन इट्स कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स इंक्लूडिंग द US, जापान, इंडिया एंड चाइना। कह रहे श्रीलंका जो है दिखाई देता है कि वो कमिटेड है, वचनबद्ध है, अच्छे से तैयार है, और किस काम के लिए, टर्न द कॉर्नर करने के लिए, मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ने के लिए। और कह रहा है अभी मेंड फेंस कर रहा है। मेंड फेंस का मतलब होता है ब्रोकन रिलेशनशिप्स को सही करना, है ना, जो तारें टूट चुकी हैं उन तारों को फिर से मेंड करके रिपेयर करना। तो ये अपने तार जोड़ रहा है, रिपेयर कर रहा है अपने रिश्तों को हर एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ में जो इंगेज्ड है, जो इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है इस श्रीलंका की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स के साथ, पेचीदा जो है राजनीति के साथ, है ना, जियोपॉलिटिक्स के साथ। अब इसमें कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं, इंडिया, US, चाइना और जापान। सिंपल सेंटेंस, श्रीलंका की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है जो है अपीयर्स, दूसरी वर्ब है इज मेंडिंग फेंसेस।
ठीक है, मेंड फेंस करना, रिश्तों को फिर से जोड़ना। कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए टर्निंग लिखा है। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। Kara, it is important that in turn they recognize Colombo's precarious position and cooperate in shoring up the island nation as it continues to navigate a difficult economic path. कह रहा है ये भी अब इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी बड़ी महत्वपूर्ण है, दैट वो ये कि इन टर्न मतलब बदले में, इन रिटर्न, लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली। कह रहा है जी आगे जा करके बदले में ये सभी कंट्रीज भी जिनको श्रीलंका बहुत रिस्पेक्ट देता है, कह रहे ये भी रिकॉग्नाइज करें, पहचानें कोलंबो की प्रिकेरियस पोजीशन को, मुश्किल सिचुएशन को, और ये भी कोऑपरेट करें, सहयोग करें शोर अप करने में, प्रॉप अप करने में, अंडरपिन या अंडरगर्ड करने में आइलैंड नेशन को, इस छोटे से टापू वाले देश को। कह रहा है जैसे जैसे ये देश कंटिन्यू कर रहा है, जारी रख रहा है नेविगेट करना, गो थ्रू होना एक मुश्किल इकोनॉमिक पाथ से, आर्थिक रास्ते से। सिंपल सेंटेंस है, अच्छा लिखा हुआ है। इट की वर्ब है इज, दे की वर्ब है रिकॉग्नाइज, और दूसरी वर्ब है कोऑपरेट। दे रिकॉग्नाइज कोलंबोस पोजीशन एंड दे कोऑपरेट इन शोरिंग अप। शोर अप करना, किसी चीज़ को, डूबते को सहारा देना, डूबने से बचाना। स्ट्रेंथन करना, बोल्स्टर करना, है ना, प्रॉप अप करना। चलिए, इट की वर्ब है कंटिन्यूज, इट आया है आइलैंड नेशन श्रीलंका के लिए। प्रिकेरियस मतलब वेरी डेंजरस, हैजर्डस, रिस्की। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। अच्छा आर्टिकल था, बहुत मुश्किल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था, है ना। अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मेंस लेवल का बना दिया। इनमें से कौन से इन्फ्रेंस को निकाल सकते हो, कौन सी चीज़ को डिड्यूस कर सकते हो इस असर्शन से, ऑथर के इस क्लेम से, दैट वो ये कि आईएमएफ का लोन जो है वहाँ की सरकार को और ज़्यादा अनपॉपुलर बना सकता है, वहाँ की सरकार के लिए और ज़्यादा नफरत को पैदा कर सकता है वहाँ के लोगों में। तो क्या अजम्पशन को आप मेड करोगे इस बात पे, कौन सी बात आपको सही लगती है इस अजम्पशन के बेस पे। आईएमएफ के लोन से टैक्स बढ़ेगा और पब्लिक सब्सिडी घटेंगी, ये बात सही लगती है। या आईएमएफ का लोन जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए सब्सिडीज को सपोर्ट करता है, गरीब लोगों के लिए सरकार की मदद को प्रमोट करता है। या फिर आईएमएफ का लोन जो है किसी देश की संप्रभुता को खतरे में डाल देता है, सोवरेनिटी को डेंजर में रखता है। या फिर आईएमएफ के लोन में ऐसी कंडीशंस होती हैं जो खराब होती हैं सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के लिए, किसी भी देश के अल्ट्रा रिच लोगों के खिलाफ होती हैं। तो चारों में से कौन सी चीज़ आपको लगती है, कौन सी चीज़ को आप डिड्यूस कर सकते हैं। वैसे बहुत आसान है, जिसने अच्छे से पढ़ा है कोशिश करो आंसर निकालो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में पूछा है जी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक चैलेंज के तौर पे श्रीलंका के द्वारा फेस नहीं की जा रही। क्या श्रीलंका इसको नहीं कर रहा, क्या इसको नहीं कर रहा, क्या इसको नहीं कर रहा, या इसको नहीं कर रहा। अब बोलूँगा तो बोलते ही आप पकड़ लोगे, इसलिए खुद से दिमाग लगा लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं, दोनों के आंसर वहाँ से मैच हो जाएंगे आपके। थर्ड में आपसे पूछा है कि अनसेटलिंग एम्बैरेसमेंट के लिए वन वर्ड क्या होता है, तो ऑलरेडी आपको करवाया था, उसी को लिखना है यहाँ पे। अगर याद ना आए तो डरना नहीं है, भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल के भी आदमी बार बार भूले, नोट्स ना बनाए, रिवाइज ना करे, गलती उस आदमी की होती है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार चेक कर लो, फिर लिख लो, कमेंट्स में लिखोगे तो याद हो जाएगा। चौथे पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी, जिन पार्ट्स में एरर है मैंने उनको कर दिया है अंडरलाइन, अब ढूंढ लेना कहाँ रखी है। 6वें में सेंटेंस को इंप्रूव करना है, तो देख लो कैसे इंप्रूव करेंगे। 7वें में शोर का एंटोनिम पूछा है, देखो एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है। ठीक है, तो एंटोनिम निकाल दो। 8वें में आपसे पूछा है जी कॉन्विट के बाद में कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन आनी चाहिए। फॉर लगाएं, ऑफ लगाएं, एट लगाएं, विद लगाएं, या बाय, या कुछ भी लगाएं, जो भी लगाएं। चलिए मैच कर लेना आंसर्स को फर्स्ट कमेंट से। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में आपसे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हो।